आप सब कैसे हैं? बढ़िया। देखिए हमारा क्लास 10th में चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आपको उसमें मैंने रिफ्रैक्शन बताया, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स का रूल बताया। अब हमारा बचा था कि अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था जो कि वहां पर आया था। स्नेल्स लॉ पे कहा गया था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, उसके बारे में सीखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कैपेसिटी टू बेंड द लाइट। लाइट जो आ रही है, लाइट रे, उसको झुकाने की क्षमता, यानी कैपेसिटी कैपेसिटी टू बेंड द लाइट रे। उस लाइट रे को बेंड करने की उसके पास क्या क्षमता, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे म्यू से एन से डिफाइन करते थे। अब देखिए कि स्नैच हुआ, फिर से आपको एक पुराना पुराना टॉपिक आ रहा है। फिर से देखिए ऐसे यहाँ से लाइट आई, मान लेते हैं चली गई। ये वाला मीडियम अगर रेयर हुआ, ये वाला डेंसर हुआ, तो रूल ये कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिखें कैसे। आर से आई, फिर म्यू लिखेंगे, फिर डी में गए। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आर। क्या पढ़ेंगे, ये लिखा है, इसको पढ़ना सीखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आर। ओके, इसको सीखिए पढ़ना, ऐसा लिखा होगा। ठीक, कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिख देते हैं, म्यू आर डी, या अगर इसी को लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, म्यू डी आर। ये क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आर सीखना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आर सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। और एक कंडीशन बताता हूं, एब्सोल्यूट इंडेक्स क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट की मतलब ये है कि अगर इसका रिस्पेक्ट एयर, जैसे मैं इसको लिख दूं ए म्यू, अब कुछ भी लिख दूं, डब्ल्यू लिख देता हूं, डब्ल्यू मतलब वाटर। ये क्या लिखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर कहीं भी इसका रिस्पेक्ट एयर आएगा उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको सिंपली ऐसा भी लिखा जा सकता है, म्यू डब्ल्यू। इसका मतलब ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। ये आपको समझना खुद पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं लिखा है इसके सही बगल में, इसका मतलब है आपको इसको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद पकड़ना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पता करना तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम में आप जाएंगे उसकी लाइट और इस वैक्यूम की लाइट का रेशियो ले लेंगे तो म्यू के बराबर होगा। दूसरी बात कि म्यू क्या है, म्यू इज यूनिटलेस, यूनिटलेस यूनिट। ये यूनिट क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड, स्पीड स्पीड को काट देगा तो बचे क्या, बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एकदम से खत्म हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इतना हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, इफ the refractive index, if the refractive index of a medium is 1.5, then find speed of light, then find speed of light
इन मीडियम, क्या कह रहा, the refractive index of medium is इतना, then find the speed of light in medium। आपको पता है mu is equal to होता है speed of light in vacuum upon speed of light in medium। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से डिफाइन करते हैं, मीडियम है तो bg लिख देते हैं, अब bm लिख देते हैं। जिस मीडियम की बात करेंगे उस मीडियम की बात कर लेंगे। अब b लिख दीजिए आप सिंपली, तो म्यू की वैल्यू दिया 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको याद होती है 3 × 10⁸। बचा क्या, bm आपसे पूछ रहा है, नहीं b ही पूछ रहा है, तो bm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो 1.5 गुना के 3 होता है, तो क्या मिल गया 2 × 10⁸। यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। ओके, ये इसका रूल है, ये इसका तरीका। अब देखिए समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी लॉ। रिवर्सिबिलिटी लॉ यानी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लिख दीजिए। ये क्या है, इसी पे देखिए है क्या है, ये बात कर रहा है दो मीडियम की। जब दो मीडियम हो जाए, उससे पहले आपको मैं एक टॉपिक को पढ़ा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब पहले पढ़ लेते हैं, तब पढ़ते हैं। यानी कांच में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। कांच है एक आयतन, माने आयत का एक हो गया, ये है ग्लास, कांच है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास हो गया, तो ये ग्लास हो गया। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिसे डिफाइन करते रहेंगे, इसको ए से शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, और यहाँ भी एयर है। ओके, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से करते कैसे हैं, देखिए मान लेते हैं कोई एक लाइट है जो एयर से अब ग्लास में आएगी, तो बात होगी, यही बात ही होनी है, और यही बात हमेशा चलती रहेगी। देख लेते हैं, एक लाइट आई, जब लाइट आई तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कहा जाएगा कि यहाँ से लाइट होगी, बेंड होगी या जाएगी, तो यहाँ पहले एक हमको खींचना पड़ेगा नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इस लाइट को जाना कैसे था, ये भी बात सही है। इस लाइट को तो जैसी ये लाइट आई है, इस लाइट को जैसी आई है वैसे ही निकल जानी चाहिए। लाइट जैसी आई है वैसे इसको निकल जानी चाहिए, लेकिन होगा क्या, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, और जा किससे रहा है, एयर हो गई रेयर, और ये हो गया ग्लास डेंसर। जब रेयर से डेंसर में जाता है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, यानी लाइट ऐसे ना जाके लाइट कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक, ये लाइट ऐसे आ जाएगी, जैसे यहाँ से टकराएगी तो फिर बाहर आएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मजबूरी है बनाना नॉर्मल। इस लाइट को निकल कैसे जानी चाहिए थी, इस लाइट को निकल जाना चाहिए थी जैसे आई थी, ये लाइट ऐसे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाके क्या हो जाएगी, लाइट इससे दूर चली जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी लाइट में, ये लाइट कुछ ऐसी चली जाएगी। आप देखते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर, देखिए आने वाली लाइट ये जाने वाली लाइट, नॉमेनक्लेचर को देखते हैं, तो देखिए एक इस पॉइंट पर मिलती है और एक इस पॉइंट पर मिलती है, दो पॉइंट की बात हम करेंगे। ठीक, जब ये आई और इसके साथ एंगल बनाए, इसे आई कहेंगे। ठीक, ये गई और इसके बीच का एंगल आर होगा। फिर देखिए ये वाली एंगल आ रही है नॉर्मल, ये वाला एंगल क्या होगा, आने वाले एंगल को आई कहा जाता है, ये आई हो गया, लेकिन इसको आई जैसे ही मान लेते हैं, अलग अलग करने के लिए बता देंगे, सब बराबर हो जाएगा। ये देखिए जाने वाला एंगल तो आर होगा ना, तो देखिए ये निकल गई, जब किसी वजह से निकल के बाहर आती है उसे कहते हैं इमर्जेंट। ये वाली लाइट अब कहलाएगी यहाँ पर इमर्जेंट रे, इमर्जेंट इसे कहा जाएगा इमर्जेंट रे, और इस इमर्जेंट रे पे एंगल जो बनेगा उसे कहेंगे ई। ओके, तो ये इतना हो गया कहानी। अब आपको इतनी कहानी पे सीखना ये है कि इससे ग्लास स्लैब से तो हो गया, अब यहाँ पे वर्ड सीखना होगा, कि वर्ड सीखना होगा, कौन सा वर्ड सीखना होगा, बात करिए ना, कौन सा वर्ड सीखेंगे। तो एक यहाँ पर डेफिनेशन आपसे पूछता है किसकी,
सर किसकी पूछता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछता है। पार्श्विक विस्थापन की, पार्श्विक विस्थापन की पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या। देखिए सुन लीजिए एक बार में, यही ग्लास स्लैब को फिगर आएगा, ये तो ग्लास स्लैब वाला फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्या है कि जैसे ये हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप ये देख रहे हैं कि इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल रे है, यानी आने वाले रे है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किन किन के बीच की? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट, आने वाले, देखिए यही वाली इंसिडेंस थी, इसी वाले को मैंने डॉट डॉट किया, आने वाली रे है, इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहा जाता है सर? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी 90 एंगल बनेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का साइन बना देना, आप लिख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे टू इमर्जेंट, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी से करते हैं, स्मॉल डी से इसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो अगर ये तैयार हो गया तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम से हलवा हो जाएगा आपके लिए। इसका देखिए खींचिए, तुरंत बताते हैं। दूसरा ये हो गया। देखिए अब इस फिगर को मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आपको फिगर लेके बनाना पड़ेगा दोबारा। मैं इसीलिए आपको समझाने कर रहा हूँ, इसी फिगर सेम टू सेम ऐसा ही फिगर यहाँ ही बनेगा। अब इसका देखिए हमारे लिए काम नहीं रहेगा, इसलिए इसको हटा दें, जिससे आपको सुविधा होगी थोड़ा सा पढ़ने में, बाकी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बस यहाँ क्या करेंगे, देखिए दो पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट से आपको लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। जब इस पॉइंट पे नाम देते हैं, पॉइंट ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। अब ध्यान से देखेंगे एट पॉइंट ए पर क्या, एट पॉइंट ए पर क्या हो, एट पॉइंट ए पर क्या हो रहा है? साइन आई और बटे साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? एयर से गया ग्लास में, यानी ए म्यू जी लिख देंगे, ए म्यू जी लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा। और पॉइंट बी पर क्या हो रहा है? पॉइंट बी को ध्यान से देखा जाएगा तो लिखा जाएगा साइन आई डैश बटे साइन ई किसके बराबर हो जाएगा? ग्लास से गया एयर में, जी म्यू ए पे गया। अब आपको बहुत ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है? बहुत ही ध्यान से देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना। कैसे सर? देखिए अब बहुत ध्यान से समझिए, मैं बारीकी बता रहा हूँ, मैथ की बारीकी बता रहा हूँ, मैथ के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये वाला क्या दिख रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है फिगर, ये जड़, ये वाला आर और आई डैश अल्टरनेट एंगल है कुछ, क्या आर और आई डैश बराबर किसके? आर और आई डैश ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे सर? अल्टरनेट एंगल से। और अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे ना, आपको ये आई और ई भी बराबर दिखे। क्यों सर? तो बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं आप, क्यों है? ध्यान से देखिए, ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल भी होगी। कैसे? देखिए जब कोई लाइट पैरेलल अगर हो, या सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर क्यों है, क्योंकि ये और ये पैरेलल और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के चक्कर में आई और ई भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, और दोनों बातों को लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं? आई को यहाँ ई से रिप्लेस कर दीजिए, या ई को यहाँ आई से। तो पहले वाले और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुणे 2 कर, 1 गुणे 2 करेंगे तो क्या लिख देंगे? साइन आई अपॉन साइन आर। जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से बस लिखते रहिए, साइन आई अपॉन साइन आर इनटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या लिखा? साइन आई डैश, और आई डैश क्या है? आर है, और साइन ई, साइन ई क्या है? आई है। इधर देखिए इधर क्या लिखा हुआ?
ए म्यू सी इंटू जी म्यू ए। अब देखिए आई से आई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी क्या मिल रहा है, ए म्यू सी इंटू सी म्यू ए किसके बराबर, 1 के बराबर। पहले चीज ये लिखी, हमने तैयार होने आज क्वेश्चन बनता है, यहां से क्या लिखा, ए म्यू जी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपान जी म्यू ए। समझ पा रहे हैं क्या लिखा है, कि अगर दो मीडियम है, एक था एयर और एक था ग्लास, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो जाए तो आप इसके करस्पॉन्डिंग तुरंत निकाल लेंगे, यानी जी म्यू ए तुरंत निकालेंगे, क्या करेंगे 1 अपान करके निकाल सकते, 1 अपान कर देंगे तो फटाक से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले का मिल जाएगा। एक फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, बता रहा हूँ 100 क्या कहूंगा 99% कहता हूँ, 100% बात नहीं करूंगा, 99% आता है। अगर ये कहीं दो मीडियम, अगर कहीं 3 मीडियम भी आ जाए, 3 मीडियम आ जाए, इससे ज्यादा भी आ जाए तो भी क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी 3 भी मान लेते आ गया। कैसे, कंडीशन एक ये है कभी आएगा जब पहला और लास्ट मीडियम सेम, पहला और लास्ट मीडियम अगर सेम है तो ये कंडीशन अप्लाई रहेगी। ठीक, अब मान लेते और भी अगर मीडियम मिलते, जैसे ए से पहले हम गए जी में गए, फिर अगर हम जी से वाटर में चले जाएं और वाटर से फिर कहाँ आ जाएं, एयर में आ जाए, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, सबका मल्टीपल ए। ओके, सबका मल्टीपल ए ही होगा। ये बात आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। अब देखिए और आपको बता देते, एक तोड़ और बता देता, और इसको करने का आसान तरीका कैसे, और इसको ओपन कैसे लिखा है, ए म्यू जी। तो अगर ये लिखा इसका मतलब क्या था, बताया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी, ये लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी यानी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर इसको कोई कहता है इसको ओपन करो तो ये क्या लिखे, जो आगे लिखा है उसको ऊपर लिख देंगे, यानी ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का पान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का, बिना किसी रिस्पेक्ट अगर पूछ रहा तो इसका मतलब ये, अगर इन बातों एक साथ लिखा जाएगा तो ये लिख जाएगा म्यू जी ए लिखा ना, इसका मतलब ये है। इस पे क्वेश्चन जो आता है जो फेमस है वो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, आप इसी को मेरे साथ ही लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड ग्लास with respect to, with respect to air is, with respect to air is 3/2 and 3/2 and 3/4 या 4/3 बोलेगा, कुछ भी बोलेगा नहीं, इसी को यूनिट चेंज कर सकता है। मैं लिख देता हूँ चलो 4/3, हाँ 4/3 लिखते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या क्या कंडीशन देख कह रहा है, जो उसको कह रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, यहां लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट, और दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का किसके रेस्पेक्ट में, वाटर का। क्या क्या दिया, एक का दिया 3/2, एक का दिया 4/2। आज जो पूछ क्या रहा है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर से, यानी म्यू जी का पूछ रहा है वाटर से, एक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको ओपन करने का मतलब क्या होगा, जी को ऊपर लिख देंगे, यानी म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, और जब बताएगा तो कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ एयर होगा। अब देखिए क्या लिखा है, ए म्यू जी क्या लिखा, ए म्यू जी लिखा 4/3, और ये क्या लिखा, ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो तरीका ये होता है 8/9 आ जाएगा म्यू डब्ल्यू म्यू जी का। ठीक, और अगर क्वेश्चन में पूछ लेता क्या, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपको पता है क्या होता है 1 अपान, इसको फॉर्मूला को 1 अपान इसको चेंज कर देंगे, यानी जी म्यू सॉरी डब्ल्यू
म्यू जी क्या आ जाएगा 1 ये आया था 8/9, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/8 आ जाएगा, किसका जी म्यू डब्ल्यू। ये आपने समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, क्या होता है, कितने सारे क्वेश्चंस एक मैंने दोनों पे बेसिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी क्लासेस को मैंने समाप्त कर दिया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ भी नहीं बचा, इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं अगर आप, तो आगे इसको बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।